बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य, जहां पे 2/3 से भी ज्यादा आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वह कृषि और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स पर निर्भर करती है, उस राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेहतर करना कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार की इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो जो जनरलाइज में मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री होता है उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं है हमारे राज्य में, क्योंकि हमारा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है जहां पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, तो इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए वी नीड अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात जब हम करते हैं तो एक ऐसा यूनिट जो कि जैसे आम है तो उस आम को प्रोसेस करके मैंगो फ्रूटी बना देना, या लीची है तो उस लीची का जूस बना देना, दैट वाज बेसिकली फूड प्रोसेसिंग यूनिट की आपका जो रॉ मटेरियल है उसको मोर वेलेबल प्रोडक्ट पे डाल देना। तो आज के सेशन में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बिहार के लिए कितना जरूरी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और अभी हाल ही में इसके ऊपर एक खबर आई है और ऑब्वियस सी बात है हम ये भी बात करेंगे कि अभी वर्तमान में कितने यूनिट जो है यह हमें बिहार में हमें मौजूद नजर आ जाते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर क्या है ये खबर और किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह रिलेवेंट हो सकता है और कहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बिहार का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उससे जुड़े हुए चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां और क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। वो कहते हैं एक ऐसी तस्वीर होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे, और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। मेरे पीछे इस तस्वीर को देख करके आप समझ सकते हैं कि बाहर पड़ा हुआ ये जो फ्रूट्स है, ये फ्रूट जो है आने वाले वक्त में काफी ज्यादा अवेलेबल हो सकता था, लेकिन क्योंकि इसको कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं मिला, ये खराब हो गया, उसके बाद इसका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, किसानों की मेहनत खराब हो गई। तो वही कहा जा रहा है कि इस तस्वीर में आप देखकर समझ सकते हैं कि समस्या क्या है, कि प्रोसेसिंग की कमी। यानी कि हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो है किसकी कमी है, तो प्रोसेसिंग की कमी काफी ज्यादा हमको नजर आ जाती है। जिसमें अगर हम बात करते हैं कि लैक ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बिहार में कृषि उत्पादन बढ़ा है लेकिन फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज की कमी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज, ताकि उसको रिजर्व किया जा सके। और बिहार ऑब्वियस सी बात है कि पपीता, केला, सब्जियां आदि का 25 से 50% तक उत्पादन खराब हो जाता है। आप समझ लीजिए पपीता, केला, सब्जी, इसका 25 से 50% सिर्फ खराब हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा, मतलब समझिए कि हम लोग को जरूरत है इसकी और कितना डेस्परेट है हम लोग इस चीज के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो समस्या यहां पे हमें बहुत ही ज्यादा समस्या जटिल नजर आएगी। और 25 से 50% जब खराब हो रहा है तो आप सोचिए कि किसानों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता होगा इकोनॉमिकली टाइप से। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो लैग ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने का मतलब ये अगर हम बात करते हैं तो लगभग सालाना जो है 4500 करोड़ का एनुअल लॉस हो जाता है। और लगभग जितना भी हमारा फूड है उसका सिर्फ और सिर्फ 12 से 13% जो है यही प्रोसेस्ड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी खराबी से बिहार को लगभग सालाना 4500 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। और दूध का केवल 12 से 13% ही प्रोसेस किया, जैसे मिल्क है तो उस मिल्क में बहुत सारा मिल्क खराब भी हो जाता है, तो उस मिल्क का प्रोसेस करने के लिए सिर्फ 12 से 13% ही, जिससे चीज बन जाएगा, पनीर बन जाएगा या फिर कुछ अन्य प्रोडक्ट जो है मिल्क डेयरी प्रोडक्ट बन जाएगा, तो सिर्फ 12 से 13% ही वह प्रोसेस्ड के लिए आता है। तो आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा हमको और मेहनत यहां पे करने की जरूरत है। वही अगर हम बात करते हैं कि अवसर और संभावनाओं की बात अगर हम करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ की बात करते हैं तो बिहार में धान गेहूं के अलावा मक्का, फल, सब्जी, शहद, डेयरी जैसी क्षमता भी है। यानी कि गेहूं धान के अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेज में जैसे अभी पूर्णिया नंबर 1 है, या पूरा सीमांचल का क्षेत्र अच्छा खासा मेज प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो शहद, गया के क्षेत्र में शहद के प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा काम किया जा रहा है और काफी ज्यादा एक हब के रूप में भी जाना जा रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं फल सब्जी, तो एक नया ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एक नया मतलब एक्सोटिक जो आपका फ्रूट्स होता है, एक रेयर जो आपका सलाद होता है, उसके लिए भी आपको नवादा और हाजीपुर में उसको क्यारी लगाया जा रहा है। इसके अलावा यदि राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट बने तो किसान कच्चा बेचने के बजाय प्रोसेस ज्यादा बेच सकेगा और इससे किसान को भी लाभ मिलेगा और किसान भी जो है वो भी 2 पैसा ज्यादा कमाएगा। तो ज्यादा कमाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रगति करेगा। और बिहार में जहां पे 2/3 से भी ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है तो पूरी की पूरी आबादी जो है वापस से अपने उस सेगमेंट पे आ जाएगी और ऑब्वियस सी बात है कि उसका इकोनॉमिकली जो है अपलिफ्टमेंट होने की संभावना है, जो कि होगी ही।
इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो क्या क्या अवसर और संभावनाएं हैं, तो यदि किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे तो सौबे सी बात है कि बर्बादी रोकने के लिए हर साल 2000 करोड़ तक बचा जा सकता है, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 2000 करोड़ तक बचाया जा सकता है बर्बादी को। वहीं अगर बात करते हैं किसानों की आय स्थिर और बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर एग्री बिजनेस और फूड इंडस्ट्री जो है ये लोकल बेस्ड पर डेवलप करेगा, ताकि किसान को जो लॉजिस्टिक जो भी सामान उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा ना हो, वो सामान ले, जैसे वो प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन स्वाभाविक सी बात हुआ, प्रोडक्शन आपकी स्वाभाविक सी बात है, प्रोसेस्ड हुआ, प्रोसेस देखिए प्रोडक्शन गया यहाँ पे, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वो किसान के पास वापस आया, इसको सेल आउट किया गया, और इस प्रकार से एक बड़ी जो है अर्थव्यवस्था के रूप में, एक लूप के रूप में यहाँ पे हमको ये चीज नजर आ जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सरकार और व्यवस्था के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, यानी कि माइग्रेशन जो है इससे कम हो जाएगा, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, ग्रामीण स्तर पर जॉब्स आपको अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा, बेहतर प्रोसेसिंग से राज्य जो है जीडीपी और खाद्य सुरक्षा दोनों मजबूत हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं जो है इसके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रूप में हमको नजर आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि अब यहां पे प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट जब इतनी अच्छी चीज है तो आखिर डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट भी भारी कमी हमको बिहार पूरे राज्य में नजर आ जाती है। वहीं अगर हम देखते हैं कि निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की कमी है, बिजली व्यवस्था, मैं कहता हूं ना हमेशा एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी में बयां हो जाए, और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि फंड नीडेड, ये इसके पीछे जाने के लिए क्या क्या समस्या है, तो पावर सप्लाई की समस्या है, देखिए पावर सप्लाई की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, रोड्स नहीं है, इसके अलावा किसानों को वैल्यू एडिशन की ओर प्रशिक्षित करना, यानी कि उनका जो है और ज्यादा उसको मोर वैल्यूएबल एडिशन की तरफ प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना, यह भी एक समस्या है कि किस प्रकार से हम उनको ट्रेनिंग दें। किसानों और ग्रामीणों के लिए इसका क्या मतलब रहा है, तो आपको बताते चले कि उपज का सही दाम मिलेगा, नुकसान कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है किसान प्रगति करेगा, और कहीं का किसान प्रगति करेगा तो राज्य भी प्रगति ही करेगा। उसके अलावा दूसरी तरफ हम लोग अगर बात करते हैं तो दूध, फल, सब्जी, अनाज आदि का प्रोडक्ट जो है उत्पादन बनाने में अधिक हमको कमाई नजर आएगा। वहीं गांव के रोजगार बढ़ेगा, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों से गांव में जो है बड़े स्तर पर एक रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो हम अगर कहें कि भाई बिहार में है, तो कुल अभी बिहार में टोटल कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं, तो कुल पंजीकृत यानी कि जो रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट है लार्ज और मीडियम सबको मिला के बता रहे हैं तो 896 है। वही मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अनुसार बिहार में 896 जो पंजीकृत फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है यह हमको नजर आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपके अगर हम बात करते हैं पीएमएफएमई योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है 10,261 जो है, इसको यानी यूं कहा जाए कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम जो है, इस योजना के तहत बिहार को 10,261 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने, अपग्रेड करने की स्वीकृति मिल चुकी है और आने वाले वक्त में करेगा। कुल संभावित क्षमता कितनी है, तो 11,000 प्लस। अगर हम लोग बात करते हैं कि जितने रजिस्टर माइक्रो यूनिट्स दोनों को जोड़ दें तो बिहार में 11,000 प्लस फूड प्रोसेसिंग यूनिट की हम कह सकते हैं कि भाई संभावित या यूं कहा जाए कि क्षमता बनती है, और इसके कारण जो है ऑब्वियस सी बात है बिहार जो है काफी ज्यादा प्रगति की तरह पर या प्रगति की तरफ जो है बढ़ चलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे पेप्सिको का बेगूसराय में, इसके अलावा आपका कैंपा कोला का बेगूसराय में, तो ये सारी चीजें भी आपको नजर आती है। इसके अलावा जयप्रभा मैग्नेट हॉस्पिटल पटना, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो ताज सिटी सेंटर पटना, तो ये सारी चीजें जो बिग इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे हमको देखने को नजर आ रहा है। ये आप लोग के लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि बिहार करंटली सो हाउ मेनी रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रियल। आपको जवाब देना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के अनुसार जो है बिहार में कितने जो हैं पंजीकृत फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। आपके समक्ष ऑप्शंस है ABCD, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्लास की PDF और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे, तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाना है। क्लास की PDF आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ करके अपने एक होता है ना, एक हम लोग ब्लॉकेज जो प्रीलिम्स का ब्लॉकेज हो गया है या हर्डल जो प्रीलिम्स है वो कहीं ना कहीं आपसे अगर पार नहीं हो रहा है, तो आपके लिए डेडिकेटली हम लोग जो है 72वीं BPSC का प्रीलिम्स का लाइव बैच लाए हैं। इस 72वीं BPSC प्रीलिम्स लाइव बैच जो कि आपको 3,999 मिल जाएगा आदि लाइव कोड लगा करके विथ माई मेंटरशिप। अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो आप कैसे इनरोल करेंगे, तो सबसे पहले आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, स्टडी IQ के ऐप या
वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे और स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे प्रीलिम्स का ये आएगा। इस प्रीलिम्स में आने के बाद इसमें यहाँ पे जाने के बाद इसको हटा के यहाँ पे आप आदि लाइव कोड लगा देंगे। अब जब आदि लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 3,999 का मिलेगा। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले क्या क्या इस कोर्स की खास बात। तो इस कोर्स की खास बात अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान के चले इस कोर्स में कोई भी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, जैसे मान के चले कि आपको पढ़ाया गया इस कोर्स में पॉलिटी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया गया इस कोर्स में। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे ही आपको पढ़ाया गया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल मिल जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में कहां से आपको पढ़ना है वो मिल जाएगा। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है एमसीक्यू मिल जाएगा और साथ ही साथ एमसीक्यू के तीनों डायमेंशन यानी कि फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल और अप्लाइड बेस यानी कि एफसीए पैटर्न हम लोग इसको फॉलो करेंगे और जब इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो इसी को हम कहते हैं 360 अप्रोच। और इसी 360 अप्रोच से हम लोग का जो मिशन 100 प्लस है इसमें प्रीलिम्स में वो आराम से पूरा होता हुआ नजर आएगा। और इस प्रकार से हम लोग हमारे सारे सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, जनरल साइंस हो, करेंट अफेयर्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इन सबको आपके समक्ष हम कवर अप करा देंगे। इसमें आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा। तो आदि लाइव कोड आप लगा करके मेरा मेंटरशिप ले सकते हैं। 3,999 में कोर्स आपको मिलेगा। याद रखिएगा मेरे भाई, कोर्स जो है 5 तारीख से यानी कि परसों से शुरू हो रहा है। आप चाहे तो इस नंबर पे 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ किसी भी प्रकार के गाइडेंस को आप ले सकते हैं। अगर हमसे बात करना है तो बात भी कर सकते हैं, बोल करके क्या देता सर से बात करवा दीजिए। और ये 3,999 में आपका ये जो प्रीलिम्स कोर्स है इसमें आप इनरोल करके अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। थैंक यू।